What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VARC expert right here, and welcome to हमार फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 2. सो आज का दिन है टू मच फन एंड टू मच धमाल, क्योंकि आज का दिन हम लोग फाइनली ऑल माय डियर रॉकस्टार्स शुरू कर रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग के स्ट्रक्चर बेस के सवालों के साथ. तो सुन लो, जान लो, समझ लो, देख लो. ऑलरेडी पिछली बार क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है. उसके भी पहले मेरे रॉकस्टार्स, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट आर अजम्पशंस, व्हाट आर कंक्लूजन्स. तो अभी तक हम लोग इतनी ज्यादा बार अजम्पशन कंक्लूजन कर चुके हैं. तो आज का दिन हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे. आज का दिन हम लोग इस वीडियो में मिसलेनियस टाइप्स ऑफ सवाल भी देखेंगे, मतलब कि विभिन्न प्रकार के, एंड लॉट्स ऑफ फन एंड मस्ती करेंगे. ठीक है, चलिए. तो आज का एजेंडा क्या है, पहले आपको बताएंगे कि सीआर क्वेश्चंस के लिए क्या करना चाहिए. एवरी वीडियो ऑफ अमित सर 100% हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, तो आज आपको वो भी देंगे. ठीक है, आपको टिप्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे टू एस एनी सीआर क्वेश्चन. रिमेंबर, दिस इज वेरी यूजफुल. अगर आप दे रहे हो कैट, आप दे रहे हो कोई भी ओमेट, even if you're giving GMAT, GRE, trust me, it is going to be very useful for all of you. In fact, मेरे CMAT और CET के aspirants जो अभी शायद अगर देने वाले हैं, this video is very useful for you as well. तो ध्यान देना, एंड तक जरूर रुकना. ओके, मिसलेनियस क्वेश्चंस की हम लोग प्रकार करेंगे, एंड इसके साथ भी मैं आपको स्ट्रैटेजीज दूंगा हाउ टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स. सो ट्रस्ट मी, स्टे ट्यून, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन आने वाला है. एंड फाइनली हम लोग एंड में करेंगे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस धमाल, दैट इज योर वार्म अप एंड अल्टीमेट वर्कआउट. तो वो करेंगे, एंड तक जरूर रुकना. चलिए, मेरा इंट्रोडक्शन छोटा सा स्वीट सा हर बार होता है, बट छोटे आई विल नॉट टेक टाइम. माय नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन ऑल द पॉसिबल एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जहां पे VARC आता है. इसके अलावा हमने बहुत सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन किया है पर्सनैलिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग में फॉर IIM इंटरव्यूज एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल के इंटरव्यूज. एंड फाइनली हम है विजिटिंग फैकल्टी फॉर फुल टाइम MBA एट डिफरेंट बी स्कूल्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA. चलो आ जाओ. ठीक है, सो इसी के साथ लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, दैट इज स्ट्रक्चर बेस्ड. अभी यार वापस एक रिक्वेस्ट है. अगर आपने अचानक आज ट्यून इन किया है आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, एंड यू आर वंडरिंग हु इज दिस, तुम कौन हो, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यार इस सेशन के बाद जरा जाके मेरा सेशन 1 जरूर देख लेना, क्योंकि 1 में मैंने आपको दिया है क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स. मैंने आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी उसमें सिखाया है. सो डेफिनेटली लिंक द टू, बिकॉज ये दोनों वीडियोस क्रिटिकल है. अच्छा, अभी आगे क्या होने वाला है मैं आपको अभी का अभी बता रहा हूं. ठीक है, तो आज के बाद बेसिक्स खत्म, बबुआज एंड बबुईज, बस बहुत हो गया यार. कितने बेसिक्स करेंगे? अगली बार से शुरू हो रहा है सीधा कैट पे वार. दैट इज करेक्ट. कैट पे वार मतलब के पैरा जंबल्स, पैरा समरी, ऑड सेंटेंस आउट, सीधा. तो इसीलिए आज अपने क्रिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिक्स बना लो, बिकॉज अगले हफ्ते से तो सीधा एडवांस स्ट्रक्चर में जा रहे हैं. चलिए, तो थोड़ा ओवरव्यू है, अगेन रिविजन है. इन केस समबडी मिस्ड आउट, बेयर विद मी, बहुत जल्दी करूंगा. सीआर क्वेश्चंस, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग के जो सवाल होते हैं, 100% आपके एबिलिटी को टेस्ट करते हैं टू थिंक इन अ रैशनल का मतलब 100% होता है लॉजिकल मतलब कि हमेशा याद रखना यार, कॉमन सेंसिकल. अल्टीमेटली आपकी कॉमन सेंस कितनी ओपी है, आप ऑथर का POV जान सकते हो, आप ऑथर की थिंकिंग पहचान सकते हो, ऑथर क्यों गलत है ये जान सकते हो, तो यू आर सॉर्टेड. एंड वंस अगेन ये आपको बहुत हेल्प करेगा कैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी. ठीक है, सो इन केस यू आर वंडरिंग के सर प्लीज ये सब कैट में नहीं आता है, यू आर मिस्टेकन, क्योंकि ये सब कुछ मैं लेकर आया हूं फॉर यू टू एस द कैट. ये याद रखना. ऑफकोर्स ओमेट्स में तो भर के ये आता ही है, तो यू आर सॉर्टेड. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल आपका एक एनालिटिकल वे ऑफ थिंकिंग बनाते हैं, जो मेरा फेवरेट है यार. एनालिटिकल बड़ी मस्त चीज है, इसको शुरू कर दो, एंड दैट इज वाई क्रिटिकल थिंकिंग एज अ स्किल सेट बड़ा अच्छा है. एनालिटिकल थिंकिंग मतलब कि क्या? इट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. मैं बताता हूं. ठीक है, तो आपके सामने सिचुएशन आया, ठीक है, और आपने उसको ऐसे देखा और समझा कि ये सिचुएशन है. अभी जब आप सोचना शुरू करते हो कि उसके बारे में
उसके बारे में क्या, कैसे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल थिंकिंग. सो व्हाट इज दैट? इट इज बेसिकली आउटकम्स, लॉजिकल आउटकम्स बेसिस अ सिचुएशन. तो ये बंद करता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है, इश्यूज के बारे में सोचना, जिसको आप करते हो एनालाइज एंड ऑब्वियसली इवैल्यूएट कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, अभी क्या. ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. थोड़ा लंबा सेंटेंस है पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सेंटेंस है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस अगेन आई एम लेटिंग यू नो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वही है, ठीक है, इवन एमबीए सिस्टम, जहां पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दैट इज वाई इसको एज अ लाइफ हैक समझ लो यार. इट इज सो प्रैक्टिकल. ठीक है, अच्छा, 100% इट टेस्ट योर स्ट्रेंथ ऑफ लॉजिकल पावर, कि भाई आपको कॉमन सेंस लॉजिक लगाने आता है कि नहीं. लॉजिक का मतलब ये होता है कि बारिश आने वाली है तो आपको छाता कैरी करना पड़ेगा. इट इज सो बेसिक. ठीक है, बारिश से बचने के लिए मतलब और क्या ही, रेनकोट या छाता यहाँ के आपको छुपना पड़ेगा. बाकी इल लॉजिक होगा कि बारिश में खड़े रह के भी ना भीगे. सो यू नो, काइंड ऑफ कॉमन सेंसिकल थिंग्स. एंड finally it will evaluate on how well you understand what one is reading. So again यहां पे आपका आ गया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. बस मतलब कि यही टेस्ट है, यही पावर है, यही बार बार चेक होने वाला है कि हाउ गुड यू आर, हाउ वेल यू अंडरस्टैंड, और आपकी एबिलिटी क्या है. तो बस हर क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग यही टेस्ट करता है. ओवरव्यू है. चलिए, नाउ हाउ डू वी प्रिपेयर सर. ठीक है, सो भले ही मैंने आपको पिछले तीन सेशंस में सब कुछ समझाया सिखाया है क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में, अजम्पशन कंक्लूजन के बारे में, लेकिन ये लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है. सबसे बेस्ट ये स्ट्रक्चर है. अगर अभी तक आपके सवाल नहीं बन रहे हैं एंड यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन डीपीपीज, ठीक है, हर सेशन के ऑसम डीपीपीज आ रहे हैं बाय द वे, सो प्लीज सॉल्व देम शिद्दत से. देखो, पहले पहले ना यार आर्ग्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करो. व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट में 100% होगा थोड़ा ऑब्जर्वेशंस, आर्ग्यूमेंट में होगा डेटा, आर्ग्यूमेंट में होगा ऑथर का पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, उसकी फीलिंग्स, उसकी थॉट्स, बस जो भी है वो ऑथर के बारे में है. या तो ऑथर या तो राइटर कोई स्टडी को लेगा, कोई रिसर्च को लेगा, कोई ऑब्जर्वेशन को लेगा. ठीक है, एंड उसके बेसिस पे रिमेंबर होगा आपका प्रेमाइस. प्रेमाइस इज नथिंग बट योर ऑब्जर्वेशन. बेटा प्रेमाइस वो होता है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जुटला नहीं सकते. इट इज द फैक्चुअल पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट. ये याद रखना. प्रिमाइस के बेसिस पे आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन बोले तो जो लॉजिकल एंड है. ठीक है, मतलब अगर ऐसा है, अगर बारिश पड़ेगी तो धरती तो भीगेगी भाई साहब. दैट इज अ लॉजिकल एंड टू द आर्ग्यूमेंट. दैट्स ऑल. देयर इज नो अदर वे. यू कैनॉट हैव द रेन फॉलिंग ऑन अर्थ एंड द अर्थ नॉट गेटिंग वेट. दैट्स ऑल. इट इज दैट इंट्रिकेटली लिंक्ड. मैं ये समझा रहा हूं, इतना ज्यादा क्लोज लिंकेज होता है बिटवीन आर्ग्यूमेंट, बिटवीन योर प्रेमाइस एंड कंक्लूजन. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है जैसे जैसे पढ़ रहे हो. ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना है ऐसा कंक्लूजन, पिछला वीडियो देखो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है. मैंने कंक्लूजन पे पूरा एक सेशन लिया हुआ है. ठीक है, चलिए, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इतना क्रिटिकल है कि मैंने इस पे अलग से सेशन लिया था. उसके बाद आइडेंटिफाई करो अजम्पशन. सर ऐसे क्यों? पहले कंक्लूजन क्यों आइडेंटिफाई करें, पहले क्यों नहीं अजम्पशन? इसके लिए क्योंकि अजम्पशन जो है वो है गैप बिटवीन द प्रेमाइस एंड द कंक्लूजन. सुन लो, देख लो, समझ लो. हर चीज में पहले रहेगा प्रेमाइस विच विल लीड टू कंक्लूजन. पी लीडिंग टू सी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. अजम्पशन जो है ये मिसिंग है, क्योंकि अजम्पशन जो है वो है ऑथर का थॉट प्रोसेस. ये चीज याद रख लेना. तो ये आपको जानना है. तो आपको पैसेज में से एक कदम पीछे हटना है और आपको जाना है ऑथर के दिमाग में कि ऑथर ने लिखते वक्त क्या सोचा होगा. व्हाट मस्ट द ऑथर हैव थॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दैट देन बिकम्स योर assumption. So you have to learn to identify that. Sessions देखो, solve करो, आ जाएगा. It is not difficult. Assumptions का मैंने बताया था, it should be logically linked, it has to be true for the argument to be true, and it should lead to the argument. बस खत्म है. एंड फाइनली अमित सर का गोल्डन इक्वेशन, जिसको मैं बोलता हूं जीई,
GE मतलब गोल्डन इक्वेशन इज प्रेमाइसिस प्लस अजम्पशंस इक्वल कंक्लूजन्स। तो आपको सवाल में मल्टीपल चीजें दिए जा सकते हैं। आपको दिया जा सकता है कि आइडेंटिफाई द कंक्लूजन, आपको दिया जा सकता है आइडेंटिफाई द अजम्पशन, आपको दिया जा सकता है व्हाट इज स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन, व्हाट इज वीकनिंग द अजम्पशन। मल्टीपल प्रकार के सवाल आ सकते हैं जो आज हम लोग सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, सो फार सो गुड, ठीक है। फाइनली वी आर हियर टू विन सर, वी आर नॉट हियर फॉर ज्ञान। तो नो ज्ञान, सीधा आपको स्ट्रेटेजीज देते हैं क्रिकेट पिच पे खेल के वर्ल्ड कप कैसे जीतना है। अभी देखो, सो अमित सर के 5 नुस्खे भाई साहब फॉर एसिंग। एसिंग बोले तो गारंटी, नथिंग लेस देन 100%, नो 90%, एनी सीआर क्वेश्चन। तो एक एक करके देखेंगे, शांति से बैठना है। क्वेश्चंस आर स्टार्टिंग वेरी सून, स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो यार अभी ये थोड़ा बेसिक लगेगा एंड यू विल लाफ एंड यू विल बी लाइक सर ये हमको पता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे यही करना भूल जाते हैं। तो भाई इसलिए हमने यहाँ पे देखो ऐसा ये भी बनाया है, एक छोटा सा हमारा प्यारा सा बबुआ जो ध्यान से पढ़ रहा है। तो सुनो, किसी भी हालत में एनी सीआर क्वेश्चन को पहले रीड इट, ठीक है। उसमें क्या करोगे, हाउ आर यू सपोज टू रीड, आई एम टेलिंग यू, डोंट रीड पैसिवली, रीड एक्टिवली। देखो, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन you all have to answer before reading the argument। इसका मतलब क्या है, पहले पहले पैसेज को अटैक मत करो। आई एम गोइंग ऑन सेइंग रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, नॉट द पैसेज। तो क्रिटिकल रीजनिंग में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि यू गो टू द क्वेश्चन बिलो द पैसेज। वो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन मतलब कि क्या पूछ रहा है, इज इट आस्किंग यू टू आंसर द ऑथर का assumption, is it giving you asking you to identify an option that undermines the conclusion। आहा, मतलब कंक्लूजन का ऑपोजिट बताओ, उसको वीकेंड बताओ। स्ट्रेंथन वीकेंड के बारे में है, रिजॉल्विंग ऑफ सम पैराडॉक्स है, ठीक है। इज इट आस्किंग यू टू काइंड ऑफ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो ये सारी चीजें आएंगी, पहले ये समझो, वो पॉइंट ऑफ व्यू से पैसेज को पढ़ो। सो पहले ये करना है। यू नो वो जो फाइट होता है जहां पे मेरे को बच्चे पूछते रह जाते हैं, सर शुड आई रीड द पैसेज फर्स्ट और शुड आई रीड द क्वेश्चन। इन दिस केस, critical reasoning case, my suggestion is always read the question first, क्योंकि उसके बेसिस पे पैसेज को तोड़ दोगे, ठीक है। चलो, नाउ वंस अगेन क्वेश्चन को यू हैव टू रीड केयरफुली, ध्यान से, फोकस से, ठीक है, सो दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट आर यू सपोज टू, भाई आपको करना क्या है, ठीक है, एंड हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इससे ना आपका रीडिंग का स्टाइल विल चेंज, योर फोकस विल चेंज एंड यू विल अप्रोच द पैसेज इन अ रिन्यूड मैनर, जहां पे यू विल बी लाइक, ओ आई हैव टू रीड फ्रॉम दिस एंगल, ओ आई हैव टू पे अटेंशन टू दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट स्टेप टू एस इज पहले रीड द क्वेश्चन, नॉट द ऑप्शंस ऑल्सो। पहले क्वेश्चन समझ के देख लो कि अजम्पशन है, कंक्लूजन है, वॉट एवर। तो लर्न टू क्लासिफाई, ठीक है। चलिए, टिप नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, नाउ लुक एट द वॉल्यूम ऑफ द नोट्स। बाप रे, क्योंकि ये इतना क्रूशियल है कि अजम्पशन को ढूंढो। वंस अगेन आई हैव यूज द वर्ड अनस्टेटेड, क्योंकि अजम्पशन कभी भी विल नॉट बी गिवन डायरेक्टली इन द पैसेज। Please remember, you will have to dig it out, find it. It is implied, implicit. ठीक है? So find the assumption and question the gap. बार बार मैं गैप बोल रहा हूं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। assumption क्या होता है? assumption is the thought process. assumption is author ने क्या सोचा है while writing the passage. assumption basically, ठीक है, अगर आपके घर में अभी आप रूम में बैठे हो, जैसे मैं भी हूं, ठीक है, तो एक रूम है, मतलब कि उसकी छत है, ठीक है, एंड दीवारें हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि दीवारें इज होल्डिंग अप द छत, बट दैट इज नॉट ट्रू। अजम्पशन इज दैट लोड कैरिंग बीम, दैट इज करेक्ट। वो एक बीम जो क्रिटिकल है टू होल्ड अप द रूफ, अगर वो बीम गिर गया तो रूफ गिर जाएगा। तो अजम्पशन वो चीज है जो अगर नेगेट हो गया, कोलैप्स हो गया, आर्ग्यूमेंट ही कोलैप्स हो जाएगा। सो यूज दिस, कीप दिस थिंकिंग इन माइंड, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, एंड बिटवीन द फैक्ट्स एंड द कंक्लूजन, अजम्पशन क्या है? मिसिंग लिंक है। अजम्पशन इज समथिंग दैट द ऑथर इज थिंकिंग। तो बेसिकली कुछ डेटा दिया है, प्रीमाइस दिया है, उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन है, लेकिन उसके बेसिस पे नहीं है, इस पे ऑथर का थॉट प्रोसेस मिला हुआ है, एंड दैट इज व्हाई गोल्डन इक्वेशन, प्रीमाइस प्लस अजम्पशन इक्वल्स कंक्लूजन। बस आई एम रिपीटिंग दिस बार बार सो दैट यू अंडरस्टैंड। चलिए, फाइनली इन समरी, हर आर्ग्यूमेंट के 3 भाग होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं।
नंबर वन, प्लीज रिमेंबर, प्रीमाइस क्या है? प्रीमाइस इज द फैक्ट, रीजंस दैट सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट का फाउंडेशन। प्रीमाइस को चैलेंज नहीं कर सकते, जुटला नहीं सकते। प्रीमाइस इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू। ठीक है, अगर कुछ स्टडी ऐसा बोल रहा है, रिसर्च कुछ बोल रहा है, फॉर सम रीजन किसी रिसर्च ने बोल दिया नेटफ्लिक्स इज नंबर वन इन द वर्ल्ड। अरे भाई है तो है, अभी तुम्हें अमेजॉन प्राइम पसंद, दुखी मत हो, इट इज नेटफ्लिक्स। व्हाई? बिकॉज द स्टडी इज सेइंग दैट, दैट्स ऑल, दैट्स गुड इनफ। ठीक है, चलिए, सो पॉइंट नंबर वन इन एनी आर्ग्यूमेंट इज प्रीमाइस, डेटा, फैक्ट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट कम्स हमारा अजम्पशन। अभी तक हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, इसको खाली क्विकली पढ़ेंगे। अजम्पशन है अनस्टेटेड। ठीक है, इट मस्ट बी ट्रू फॉर द कंक्लूजन टू बी वैलिड 100%। तो अगर अजम्पशन नहीं होगा तो कंक्लूजन नहीं आएगा, अजम्पशन नहीं होगा तो प्रीमाइस नहीं आएगा, क्योंकि वो तो लॉजिकल थिंकिंग है ही है। लेकिन यार ट्रेजेडी ये है कि अनस्टेटेड है ना, दिया ही नहीं हुआ है। सो अजम्पशन आपको लेकर आना है, अजम्पशन आपको ऑप्शंस में से इवैल्यूएट करना है कि कौन सा ऑप्शन विल लीड टू द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलिए, इफ द अजम्पशन इज फॉल्स 100% आपकी छत गिर जाएगी। वो बीम क्या गिरी? वीक हुई, डगमगाई, पूरी की पूरी छत गिर जाएगी। ये कॉमन सेंस है, दैट इज योर अजम्पशन। एंड फाइनली कंक्लूजन। कंक्लूजन है आर्ग्यूमेंट का मेन मैसेज, मेन समरी, मेन आउटकम which is backed up by the premise. So remember, conclusion क्या होता है? Conclusion is logical, conclusion is relevant, and conclusion is definitive. Definitive मतलब कि इस argument के basis पे तो मैं यही conclude कर सकता हूं। Conclusion वो होता है जो subjective नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आपने किया तो भी सेम आना चाहिए, मैंने किया तो भी सेम आना चाहिए। आई शुड अग्री टू द कंक्लूजन, यू शुड अग्री टू द कंक्लूजन। भाई साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये कंक्लूड किया, आप कुछ और कंक्लूड कर लो। दैट इज नॉट अ कंक्लूजन। वो सबको अग्रीएबल होना, उसको किसी भी एंगल से देखो, इट शुड बी वैलिड। ठीक है, चलो, सो फार वी आर ऑल डूइंग वेरी वेल। मेरे रॉकस्टार्स को अगर समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, प्लीज एक थम्स अप दे दो, एक हार्ट दे दो, कोई भी एक इमोजी दे दो, फायर इमोजी लगा दो इन द लाइव चैट, इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई होप एवरीवन, क्योंकि मैं आई एम गोइंग वेरी स्लो ताकि मेरे रॉकस्टार्स को सब कुछ समझे। रिमेंबर, आपको प्रॉमिस किया था फाउंडेशन बैच है, फ्रॉम बेसिक्स फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, बट दिस विल हेल्प यू इमेंसली इन ऑल ओमेट्स एंड कैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर दिया, अभी आपने पिच का कंडीशन देख लिया, आपने सिचुएशन देख लिया, एंड अभी आपको एक आइडिया आ गया। अभी आप खेलने चल रहे हो। ठीक है, तो अभी फर्स्ट बॉल फेस करोगे भाई, तो अभी स्टार्ट सर्चिंग फॉर द करेक्ट ऑप्शन। अभी ढूंढना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो कि भाई साहब अभी ऑप्शंस पे खेलो। ठीक है, तो आप समझ, आपने सवाल को समझ लिया, आपने प्रीमाइस, अपना कंक्लूजन और अजम्पशन को देख लिया। नाउ तो कैसे करोगे ऑप्शन को भी? पहली बात तो अजम्पशन को निकालो, दैट इज द बेस्ट वे। क्यों 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 बार 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 सर ये अजम्पशन पटर पटर काहे करत हो? अजम्पशन के बड़े एंडोर्सर हो क्या आप? नहीं, देखो, अजम्पशन इतना मैजिकल है, ऑथर का पीओवी या थॉट प्रोसेस इतना मैजिकल है कि इससे आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन मिल जाएगा। यस, दैट इज करेक्ट। स्ट्रेंथन के क्वेश्चंस इज द, ओहो हो, गलत लिख दिया मैंने। स्ट्रेंथन के क्वेश्चंस इज द सेम एज अजम्पशन के क्वेश्चंस। वो जो ऑप्शन आपके कंक्लूजन को स्ट्रेंथन करेगा, उभारेगा, इज द सेम जो आपका अजम्पशन है। मैजिक, आई लव मैजिक। जहां पे शॉर्टकट हो सबसे बेस्ट है। वीकेंड वो है जो आपके अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। ठीक है, उल्टा करेगा, अटैक करेगा, बात खत्म, सॉर्टेड। समझ रहे हो? तो एक बार अजम्पशन निकाल दिया तो आपके देखो अभी लाइफ कैसे सेट हो गई। अगर आपको अजम्पशन का सवाल पूछा है तो आपने तो निकाल दिया। अगर आपको स्ट्रेंथन का क्वेश्चन पूछा है, अजम्पशन इज योर स्ट्रेंथन। अगर आपको वीकेंड का क्वेश्चन पूछा है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो अजम्पशन के खिलाफ है। डन डना डन। तो एक तीर तीन निशाने, सॉर्टेड लाइफ। सो अजम्पशन को पहले पहले आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, नाउ आर्ग्यूमेंट की स्ट्रक्चर को निकालिए। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब बहुत आसान है। प्रीमाइस पहले है कि कंक्लूजन पहले है? कंक्लूजन पहले है कि प्रीमाइस पहले है? ठीक है, बाद में है, वॉट एवर। हेलो हेलो हेलो, अमित सर ने एरो सेम मार्क किया है बिकॉज प्रीमाइस लीड्स टू कंक्लूजन। ये चेंज नहीं होने वाला है। तो भले कंक्लूजन पहले आ जाए लेकिन द प्रीमाइस इज लीडिंग टू इट, भले प्रीमाइस बाद में लिखा है। तो आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके ये चीजें सबसे ज्यादा बेसिक है, प्रीमाइस, अजम्पशन, कंक्लूजन। एंड फाइनली
हाउ कैन द कंक्लूजन बी इवैल्यूएटेड? ठीक है, तो आपने अजम्पशन निकाल दिया, स्ट्रक्चर निकाल दिया, प्रेमाइस तो है, उसका तो कुछ उखाड़ नहीं सकते, एंड फाइनली कंक्लूजन को देखो, कंक्लूजन डेफिनेटिव है, इन्फरेंस है, पूरे पैसेज में से आ रहा है, इनकम्प्लीट है, वगैरह वगैरह वगैरह। सिंपल बात है। ठीक है, नाउ ये मेरा फेवरेट है, एंड ये रिपीटेटिव भी आपको लगेगा कि सर आप ना बहुत बचपने जैसे हमको सिखाते हो, आई डोंट लाइक यू बट देयर इज अ पॉइंट, प्लीज माय रॉक स्टार हियर मी आउट, पेशेंटली सुनो। मैंने शुरुआत की बोल के कि रीड द क्वेश्चन, मैं वापस अंत कर रहा हूं सेइंग रीड इट अगेन। यस, नाउ रीड एवरीथिंग वेरी वेरी, यार ये लॉजिकल रीजनिंग है, मतलब एग्जाम भी देख रहा है कि आपको कितना लॉजिकल सेंस, लॉजिकल अक्ल है। तो यार ये बहुत क्रिटिकल एंड क्रूशियल है, जहां पे नॉट ओनली आर यू रीडिंग एवरीथिंग केयरफुली, ठीक है, बट कैसे पढ़ना है बिगिनिंग में, सुनो बिगिनिंग में, एग्जाम में नहीं क्योंकि तब तक बहुत लेट हो जाएगा। पहले पहले यार टेक योर टाइम। जो जो बच्चे हड़बड़ी हड़बड़ी में पढ़ जाते हैं, ठीक है, फुल स्पीड में पढ़ जाते हैं, यार वो बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि तुम कंफ्यूज होते हो, स्विच ऑफ होते हो, जोन आउट होते हो। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बिगिनिंग में अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग को तोड़ना है, ठीक है, सो टेक योर टाइम, स्टे एंगेज। बाबूआ स्टे एंगेज का मतलब है फोकस्ड, किसी भी हालत में फोकस रखना है। ठीक है, सो व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज, यू आर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, यू आर टेकिंग योर टाइम बट एब्जॉर्ब कर रहे हो उसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीड एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन विदाउट पैराफ्रेजिंग। इसका मतलब क्या है? पैराफ्रेजिंग का मतलब है इंटरप्रेटेशन। ठीक है, पैराफ्रेजिंग इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज इवैल्यूएशन। यार ये सब हरकतें मत करना, ठीक है। आप अपने वर्ड्स में ले जाते हो, आप अपने वर्ड से सोचने लगते हो, समझने लगते हो, नाचने लगते हो, ये नहीं करना है। उसको आपको न्यूट्रली पढ़ना है। रीड द पैसेज विद नो इमोशंस, न्यूट्रली। चाहे पैसेज कोई भी मुद्दे पे आए, आपको पसंद हो ना पसंद हो, यू सब ऐसा होता है, पर्सनल बायसेस आते हैं, ठीक है, आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, अगेन नो इमोशंस, जस्ट रीड इट। ठीक है, एंड यार थोड़े ना चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करो। कैसे हम जिंदगी में इग्नोर करते हैं? जब भी हमें कोई एडवाइस देता है, जब भी हमें कोई क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, मिश्रा जी अपने बेटे के बारे में बोलती है, हम कैसे इसको इग्नोर करते हैं, चल हट, है ना? तो ऐसे इग्नोर करो। क्या इग्नोर करना है? इग्नोर डिटेल्स, मॉडिफायर्स दैट सीम एक्स्ट्रा। मतलब क्या? यार अगर आपके पैसेज में कोई एग्जाम्पल्स दिए हैं, अगर आपके पैसेज में कोई बहुत सारे क्वालिटीज दिए हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स दिए हैं, उनको इग्नोर करो, क्योंकि वो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। अगर वर्ड्स लाइक फर्दर मोर, इन एडिशन, लाइकवाइज, इग्नोर, क्योंकि इसमें ऑथर सेम चीज को और ज्यादा उभार रहा है, वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। सो वंस अगेन, बिकॉज यू आर माई रॉक स्टार, आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं, ये याद रखो। ठीक है, सो बस इसी के साथ फाइनली नाउ यू विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग द रॉन्ग चॉइसेस। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि ये मेरा टेक्निक और मेरा स्ट्रेटेजी है, जिससे मुझे 100% हमेशा मिला है। ठीक है, सो दिस यू मे अग्री, इफ यू मे नॉट अग्री, इट इज कंप्लीटली ओके, इट इज अ सजेशन। ठीक है, रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट करना सबसे आसान है एंड सबसे ज्यादा ऑसम है, वर्थ इट। देखो, स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस अंटिल खाली दो बचे। आइडियली मेरे रॉकस्टार्स उतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि फर्स्ट रीड में, ठीक है, दो ऑप्शन को उड़ाओ, दो ऑप्शन विच आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्ट्रडिक्टरी, नॉट रेलेवेंट, फार फेच्ड, ये सब चीजें हैं, ये हमने सब डिस्कस करी है। ठीक है, दो ऑप्शन को उड़ाओ, ये होने ही चाहिए। चलो, उसके बाद दो बचते हैं। ठीक है, तो अभी आपका नैरो द फील्ड हो गया, फोकस ऑन मोर डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग चॉइस 100%। तो मतलब कि अभी आपकी आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, क्षमता हो गई 50%। दिस इज वेरी गुड। कहां पहले आप 25% पे बैठे थे, 0% पे बैठे थे, अभी आप 50% हो, येस और नो, लेफ्ट और राइट, दो ऑप्शंस में से। दिस इज वेरी गुड, देन यू शुड फील हैप्पी। नाउ दो ऑप्शंस में से हर एक ऑप्शन को पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ पढ़ना है, आपस में नहीं पढ़ना है, पैसेज में जाना है। ठीक है, नाउ ऐसे करने के बाद भी देयर कुड बी अ चांस जहां पे आपको यह पता है कि आंसर ऑप्शन बी गलत है, आपको यह नहीं पता कि आंसर ऑप्शन ए सही क्यों है, लेकिन आपको यह पता है कि आंसर ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। इट्स ओके, द लास्ट चॉइस, नो मैटर हाउ कंफ्यूजिंग और स्ट्रेंज, इज द करेक्ट आंसर, दैट इज करेक्ट। कितनी बार, ये अमित सर का गुरु मंत्र है,
द ऑड वन आउट इज द करेक्ट आंसर. व्हाई नॉट? अगर तीन ऑप्शन सिमिलर है, उनका टोन सिमिलर है, स्ट्रक्चर सिमिलर है, वर्डिंग सिमिलर है, एक ऑप्शन उल्टा है, तीन पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीन नेगेटिव एक पॉजिटिव, दैट माय रॉक स्टार्स इज योर आंसर. सॉर्टेड. तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है. तो यू कैन गो द अदर वे ऑल्सो. कितने बच्चे राइट आंसर को ढूंढने के उसमें निकल जाते हैं, गुड इनफ करो. मेरे केस में पर्सनल एक्सपीरियंस में एज योर टीचर बता रहा हूं कि मेरे केस में रॉन्ग आंसर ज्यादा जल्दी पकड़ में आ जाते हैं. जो बचता है वही आंसर है, और हो ही क्या सकता है. दैट इज द मैजिक ऑफ एमसीक्यू, क्योंकि आपको आंसर पैदा नहीं करना है, उसी में से चुनना है. सो ट्राई डूइंग दिस. ठीक है, चलो. सो दैट्स ऑल. अभी आप बन गए चैंपियन. सो क्रिटिकल रीजनिंग का थ्योरी अभी बस बहुत हो गया. ठीक है, अभी तक अमित सर ने बहुत सरफुड़ी की है भाई साहब. अजम्पशन का एक सेशन, कंक्लूजन का एक सेशन, क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स का, और अभी ये भी. तो अब फाइनली आपको मिसलेनियस क्वेश्चन के टाइप्स दिखा देंगे एंड देन लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. ठीक है, ये खाली मैं आपको प्रकार दिखा रहा हूं, इसमें पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि मैं आपको थोड़े टाइप के स्ट्रैटेजीज भी देने वाला हूं. क्योंकि खाली आपको ज्ञान नहीं देंगे, आपको प्रैक्टिकल ज्ञान देंगे कि एक्चुअली में कैसे करते हैं. सो प्लीज पे अटेंशन. बस इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. लेट्स बिगिन. पहला प्रकार है मस्ट बी ट्रू. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल्स यहां पे दे रहा हूं. या तो फ्रेम्ड अलोंग दीज. ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं, सुनो. इफ द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी ट्रू. भाई साहब, ठीक है, मतलब कि पैसेज जो पूरा है, कंक्लूजन है, तो आपको यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर के पीओवी, ऑथर के व्यू, या तो ऑथर के ओपिनियन के हिसाब से आंसर मार्क करना है. ऑथर कोई चीज को सपोर्ट कर रहा है, ऑथर पॉजिटिव है, ऑथर नेगेटिव है, उसके बेसिस पे आपको मार्क करना है. दैट्स ऑल. ठीक है. सेकंड टाइप, if the information above is correct, which one of the following conclusions can be properly drawn. So this is nothing but a conclusions का सवाल है. ठीक है, this is nothing but conclusions है कि ये दिया हुआ है एंड इसके बेसिस पे एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है. ठीक है. थर्ड, द स्टेटमेंट्स अबव इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग. दिस इज नथिंग बट अजम्पशन क्वेश्चन, या तो स्ट्रेंथन ऑफ द आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन. ठीक है, वंस अगेन पिछले वाले सेशन में मैंने स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग कर दिया है, उसको देख लेना. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट. यस, ये सारे लेक्चर्स का इंटरलिंकेज है मेरे रॉक स्टार्स. तो अगर आप बीच में से जुड़ोगे तो थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे. भले ही हर एक सेशन अलग है, हर एक सेशन का डीपीपी अलग है रिलेटिंग टू दैट सेशन का कंटेंट, लेकिन तो भी एक लिंकेज है, एक फ्लो है, वो यार देख लेना. ठीक है, चलो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रॉपरली इनफर्ड, कंक्लूजन है 100%. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन. वंस अगेन स्ट्रांगली सपोर्टेड मतलब के स्ट्रेंथन, assumption. ठीक है, क्या इसमें से निकल के आ रहा है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. स्ट्रैटेजीज इनकी पूरी लास्ट टाइम डिस्कस हो चुकी है. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. अगला टाइप, ठीक है, मेन पॉइंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट. हा, इसका मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट accurately expresses the main conclusion of the argument. very important है. ठीक है, so this is again asking you कि exactly बताओ भाई साहब. ठीक है, main point बताओ. which one of the following most accurately expresses the conclusion of the journalist's argument. ठीक है, सो ये वापस से आपको मुद्दे को पकड़ना है, दुखती रथ पे पैर रखना है. थोड़ा नेगेटिव हो गया बट ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली रीस्टेट्स द मेन पॉइंट. सो इसमें ना वो मेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समरी, ऐसे टाइप के सवाल आएंगे. ठीक है, द मेन पॉइंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज दैट, अगेन ऑल ऑफ माई रॉक स्टार्स, ये कैट के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सबसे कॉमन टाइप है. मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्रिटिकल रीजनिंग के सेशन में आपको कैट का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सिखा रहा हूं. इट इज दैट इंपॉर्टेंट एंड लिंक्ड. दैट इज व्हाई अमित सर इज स्पेंडिंग सो मच टाइम. आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, सर जब कैट में 80% आरसी आता है, ठीक है, 20% पैराजंबल पैरासा, अब इस पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि ये थिंकिंग बेसिक्स है यार. तो बेसिक्स नहीं करोगे तो एडवांस नहीं बन पाओगे. सब कुछ करेंगे अगली बार से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, तो इसको तोड़ दे कैसे सर, ये बताओ. पटर पटर मत करो. ठीक है, मेन पॉइंट वाले क्वेश्चंस को
मेन पॉइंट हमेशा समरी है। समरी मतलब के सारांश, ठीक है। वॉट इज द ऑथर का फिर से पीओवी, थिंकिंग, व्यू पॉइंट, ऑथर इज सपोर्टिंग, अगेंस्ट इट, पॉजिटिव, नेगेटिव। सो आइडेंटिफाई द समरी, ठीक है। आइडेंटिफाई द समरी मतलब कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, ऑथर के मेन आइडिया क्या है, इन योर ओन वर्ड सबसे बेस्ट है, ठीक है। सुनो कैसे करोगे। अगर ये दिया हुआ है आपका पैसेज, ठीक है, इसके साइड में ना 2 या 3 शब्दों में, ठीक है, आप लिख दो अपने सारे कीवर्ड्स, ठीक है। आप लिख लो कि उसमें कौन सा रिकरिंग है, उसमें कौन सा रिपीटिंग है, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन सा ऑथर बहुत स्ट्रांगली ऐसे लग रहा है ऑथर के साथ है। इसको मैच करो आप ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन वो होगा जो इन सारे कीवर्ड्स के साथ होगा, इन सारे कीवर्ड्स के अराउंड होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा। दैट इज योर आंसर, इट इज दैट इजी, ठीक है। तो मैं आपको बार बार कंफर्ट दिला रहा हूं। सो रैदर देन गेटिंग स्टक, क्योंकि मेरे रॉकस्टार्स अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, सर सर हमें तो समझ ही नहीं रहा है, सर हमें तो वो दिख ही नहीं रहा है। तो उसमें नहीं फंसना है, उसमें नहीं घुसना है। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने वर्ड्स को मैच करो, ठीक है। तो चाहे मुद्दा कुछ भी आए यार, फिलॉसफी आए, हिस्ट्री आए, आर्कियोलॉजी आए, बायोलॉजी आए, आपको खाली ये देखना है कि उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, उसके रिपीटेड वर्ड्स क्या है, और ऑप्शन वो कौन सा है जो इन वर्ड्स को कवर कर रहा है। ट्रस्ट मी, कोई भी दुनिया के पैसेज को तोड़ दोगे यार, ये एटीट्यूड को बदलो, ठीक है। दैट्स ऑल। चलिए, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना। ये इतना ज्यादा नहीं आता है कैट एंड इसमें, ये ज्यादा जीमैट और एलसैट और वो एग्जाम्स में आता है, तो मैं खाली इसको गो थ्रू करवा रहा हूं क्योंकि आपको सारा ज्ञान देना मेरा फर्ज है। रिजॉल्व द पैराडॉक्स। बेटा पैराडॉक्स मतलब कि ना एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, एनीथिंग विच इज इलॉजिकल, इरैशनल, जो उस पर बैठ नहीं रहा है, तो उसमें आपको बोल रहे हैं कि बताओ इसमें गलत क्या है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट इफेक्टिवली रिजॉल्व द एपरेंट पैराडॉक्स। मतलब कि इस पैसेज में कुछ तो गड़बड़ है, इस पैसेज में कुछ तो गलत है, तो सबसे आसान है, ठीक है। पैराडॉक्स मतलब कि गैप, पैराडॉक्स मतलब कि एनी सॉर्ट ऑफ एरर इन रीजनिंग, आपको वो पहचानना है, ठीक है। एरर इन रीजनिंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर ऑथर ने बोला कि इंडिया में ना एक स्टडी कंडक्ट की गई एंड उसके बेसिस पे ये पाया गया कि नेटफ्लिक्स इज बैड, नेटफ्लिक्स हमारे इंडिया के यूथ को खराब कर रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर ऑथर ने ये कंक्लूड किया कि नेटफ्लिक्स को दुनिया से बैन कर दो, इंडिया में नेटफ्लिक्स हमारी जनता को खराब कर रहा है, उसके बेसिस पे दुनिया में बैन कर दो, तो ये गलत है ना। क्योंकि आप इंडिया की हालत को वर्ल्ड की हालत से कैसे कंपेयर कर सकते हो। मैंने बहुत बेसिक सा और बहुत वियर्ड सा एग्जांपल दिया है ना। डोंट गेट पर्सनल एंड डोंट फील बैड अबाउट नेटफ्लिक्स, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट हेल्प्स टू रिजॉल्व द एपरेंट डिस्क्रिपेंसी। आहा, तो डिस्क्रिपेंसी सिमिलर टू पैराडॉक्स, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम को कैसे उलझाए सुलझाए, आप बताओ। Which one of the following, if true, most helps to explain the puzzling fact cited above? So puzzling मतलब कि फिर से there will be an error, there will be a gap, there will be something जहां पे ना एक छोटे से राई का पहाड़, छोटे से ऑब्जर्वेशन पे ऑथर ने तो बहुत बड़ा दे दिया, या बहुत बड़े से छोटा दे दिया, ठीक है। या फिर कंपैरिजन करते हैं, चलो समझो समझो। अगर ऑथर ने बोला कि जापान में गाड़ियां बैन करने से पोल्यूशन घट गया, जापान में गाड़ियां बैन करने से पोल्यूशन घट गया, इंडिया में भी ऐसा ही करना चाहिए हमको, गलत है ना ये। आप जापान को इंडिया से जीते जी कंपेयर नहीं कर सकते। जापान में है बुलेट ट्रेन्स और हाई स्पीड ट्रेन्स, इंडिया में हमारे मेट्रो भी बन रहे हैं और लोकल ट्रेनों का क्या ही बताएं। समझ रहे हो हमारी प्रॉब्लम। सो दैट इज एन एरर। सो देन मतलब कि यू आर बेसिकली पजलिंग। इसमें फैक्ट क्या है कि ऑथर अज्यूम्स कि जापान एंड इंडिया आर द सेम, जो मतलब ऑथर का असम्पशन है भाई साहब, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है, समझ रहे हो। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट हेल्प्स टू रिकंसाइल। रिकंसाइल मतलब के सॉल्व या एड्रेस द डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड अबव। तो आपको वो ढूंढना है कि इसमें से कौन सा है जो उसको सॉल्व कर देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट हेल्प्स टू रिजॉल्व द एपरेंट कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्राइब्ड अबव। तो कुछ तो झगड़म झगड़म भगड़म भगड़म हो रहा है, उसको हमको रिजॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ और इवैल्यूएट करो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व करें, ऑसम स्ट्रेटजी।
इन केस एनीबडी इज एमिंग फॉर जीमैट एंड एनीबडी इज गिविंग एलसैट क्लैट, अगर कोई गलती से यहाँ पे बच्चा आ गया है तो देख लो आपके लिए भी है। यार क्वेश्चन को ना छोटे 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 भागों में तोड़ो, उसका प्रेमाइस निकालो, उसका कंक्लूजन निकालो, उसका रीजनिंग को समझो, ठीक है। फाइंड द प्रॉब्लम पार्ट। 100% एक पार्ट ऑफ द पैसेज इज जनरलाइज्ड, इट इज वेरी यूनिवर्सलाइज्ड। उसमें एक बहुत बड़ा बायस आ रहा है जहां पे ऑथर ना बड़ा हमको पार्शियल लग रहा है, ठीक है। एंड रेक्टिफाई दैट, मतलब कि ना आपको उसको, जैसे कि वो इंडिया जापान का कंपैरिजन है, तो भाई साहब या तो तुम उसको सेम समझ लो, या तो उसने गलत चीज को कंपेयर किया है, ठीक है, कि दो एक कंट्री में जो चीज ने काम किया दूसरे कंट्री में ऑटोमेटिकली काम करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इट इज ओनली वन पार्ट of the argument that is weak and this needs some support. Identify that part यार, ठीक है। सो इसमें ना कुछ तो लॉजिकल होगा जो इलॉजिकल दिखेगा, इसमें कुछ तो ऑथर ने छोटे से भाग पे ओवरऑल जनरलाइज कर दिया है, इसमें कुछ तो ऑथर ने ना इनजस्टिस किया है, या ऑथर सिंपली है पार्शियल टुवर्ड्स समथिंग, या इम्पार्शियल, या जो भी दिखेगा आपको समझ में आएगा, वैसे करना है पैराडॉक्स के क्वेश्चंस को रिजॉल्व। चलिए अगला बढ़ते हैं फाइनली मेथड ऑफ रीजनिंग। तो मेथड ऑफ रीजनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। द मेथड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तो दिस समवेयर हैज टू डू विद अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। बड़ा आसान है, ये तो मेरा फेवरेट है। स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन मतलब कि किस बेसिस पे, प्रेमाइस लीडिंग टू कंक्लूजन, या पहले कंक्लूजन दे दिया है, प्रेमाइस नीचे छुपा हुआ है, ठीक है। अजम्पशन ऑथर का लॉजिकल है कि थोड़ा ढूंढना पड़ रहा है, ऑथर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं टू सपोर्ट समथिंग, बस, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट प्रोसीड्स बाय मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ऑथर के सपोर्टिंग पॉइंट्स है, ऑथर के अगेंस्ट पॉइंट्स है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट डिराइव्स इट्स कंक्लूजन बाय, ठीक है, कैसे आ रहा है, which one of the following describes the technique of reasoning and in above, ठीक है। सो मतलब कि वापस से मेथड ऑफ रीजनिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ रीजनिंग है, which one of the following is an argumentative strategy, भारी, employed by in the argument, ठीक है। सो यार ये भी सेम है, इसमें आपको सबसे बेस्ट पार्ट है, डू नॉट फोकस ऑन द कॉन्टेंट ऑफ द पैसेज, कुछ नहीं उखाड़ोगे, ये सबसे रॉकिंग है, ठीक है। इसमें इसके शब्द क्या बोल रहा है सर, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया सर, यू डोंट हैव टू केयर। आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि ऑथर ने इंट्रोडक्शन देके एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 दिया है, आपको इतना समझ में आ रहा है कि ऑथर ने इंट्रोडक्शन देने के बाद उसको सपोर्ट किया है, अनसपोर्ट किया है, अगेंस्ट बोला है, इतना समझ में आ रहा है कि ऑथर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट्स ऑल। वो आपको ऑप्शन से मैच करना है, इट इज दैट इजी, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट एम्प्लॉइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजनिंग टेक्निक्स। सो आपके ऑप्शंस भी इसमें आर नॉट गोइंग टू बी फाइंडिंग, इसमें आपको ऑप्शंस भी विल आस्क यू टू इवैल्यूएट द पैसेज। आपको ऑप्शंस भी पुश करेंगे कि पैसेज का हमको स्ट्रक्चर बताओ, पैसेज में क्या है वो नहीं जानना है, बेस्ट थिंग एवर। चलिए अगला टाइप, फ्लॉ। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फ्लॉ मतलब कि सॉर्ट ऑफ समथिंग दैट इज रॉन्ग, ठीक है, विद योर आर्ग्यूमेंट, सो फ्लॉ इन रीजनिंग बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स अ फ्लॉ। दिस इज सिमिलर टू पैराडॉक्स ऑल्सो, थोड़ा सिमिलर है, उसका बड़ा भाई या छोटा भाई ऐसे समझ लो, कजन ब्रदर है, ठीक है। द रीजनिंग इन द आर्ग्यूमेंट इज मोस्ट वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। मतलब कि ना इसमें गलती क्या है, इसमें ऑथर ने क्या गलत सोचा है, सो फिर से आप ऑथर के पीओवी को सवाल करोगे, आप ऑथर की थिंकिंग पे शक उठाओगे कि यार ये कर क्या रहा है बंदा, ठीक है। द रीजनिंग अबव इज फ्लॉड बिकॉज इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज दैट, इसमें वंस अगेन जापान और इंडिया का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेम टू सेम आ सकता है कि जो वहां पे चला है वो यहां पे भी चलेगा। मतलब कि जापान की रोड्स एंड पीपल की हालत एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इज द सेम एज इंडिया के पीपल एंड रोड्स एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन आसमान का फर्क है। तो लेकिन ऑथर ने बोला है तो ये गलत है, ठीक है। द क्वेश्चनेबल एस्पेक्ट ऑफ द रीजनिंग अबव क्या है, क्यों है, ठीक है। द रीजनिंग इन द आर्ग्यूमेंट इज फलेशियस, यार दैट इज व्हाई अमित सर इज रिक्वेस्टिंग यू एंड गिविंग यू ऑल दीज डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स। ये पूरा पीडीएफ ये जो मैं कर रहा हूं विद माय मार्किंग्स एंड नोट्स आ जाएगा वेबसाइट पे और ऐप पे, यार ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फलेशियस मतलब के फ्लॉ, एरर, बिकॉज, खत्म,
ठीक है। सो मैं आपको इसीलिए इतने सारे सवाल दिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको समझना चाहिए ये फ्लॉ टाइप है, ठीक है, ये पैराडॉक्स टाइप है, ठीक है, ये मेन पॉइंट टाइप्स है, एंड उसके मैंने आपको स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व भी दिया है, तो आपको पता हाँ इसमें ऐसे करना है, हाँ इसमें ऐसे करना है। सिंपल लॉ का स्ट्रैटेजी कैसे करोगे ये भी बता रहे हैं। तो यार पहली बात तो 100% फ्लॉ मतलब के एक तो फॉल्टी अजम्पशन है। फॉल्टी अजम्पशन मतलब ऑथर का रॉन्ग थिंकिंग टीपी मतलब नॉट टाइम पास, टीपी मतलब थिंकिंग प्रोसेस। 100% ऑथर ने कुछ गलत सोचा है, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मतलब के कंफ्यूजिंग टर्म्स है, ऑथर ना क्लियर नहीं है अपने थिंकिंग में, ऑथर घूम रहा है फिर रहा है। एंड फाइनली छोटे 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 सटल मतलब कि ना पैसेज में चेंजेस ही चेंजेस है, मतलब पैसेज इतना डायनामिक है, मिसलीडिंग है, कंफ्यूजिंग है, आपको वो ढूंढना है जो इतना आपको पहले ही वैसे तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में पूछा है फ्लॉ, तो मतलब देयर इज अ फ्लॉ, ठीक है, लॉजिकल कुछ तो इलॉजिकल है, कुछ तो एरर है, ठीक है। मोस्टली 90% उसमें अजम्पशन का गलत होगा, क्योंकि अगर ऑथर गलत सोचेगा तो गलत लिखेगा, गलत सोचेगा तो गलत कंक्लूड करेगा, तो 90% तो यही होगा, या तो फिर उसमें ना कुछ तो कॉन्ट्रडिक्टरी या ऑपोजिट होगा जो आपको पकड़ना है। तो वंस अगेन आपको खाली वो कॉन्सेप्ट समझना है, ऑप्शन को इवेल्युएट करना है, मार्क करना है, बहुत आसान है। वंस अगेन क्रिटिकल रीजनिंग इज कॉमन सेंस बेस्ड, दैट इज व्हाई इट इज सो ऑसम, ठीक है। ये करना सीख गए, आरसी केक वॉक हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बस फिर सर इतना ज्ञान ज्ञान पटर पटर करत हो, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। बस खत्म खत्म खत्म, बस अभी पूरा ज्ञान खत्म। अभी मैं स्क्रीन से हटने वाला हूं, क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स इन द लाइव चैट, तुम्हारी बारी शुरू, ठीक है। चलो सो अभी इसमें कॉमन सेंस है, आपको एक स्टेटमेंट दिया है, आपको अजम्पशंस दिए हैं, अजम्पशन 1 अजम्पशन 2, ठीक है। ऑप्शंस भी दिखा देता हूं आपको आंसर के, आपको ए मार्क करना है अगर ओनली 1 है, बी मार्क करना है अगर ओनली 2 है, सी मार्क करना है अगर बोथ 1 एंड 2 है, डी मार्क करना है अगर नाइदर 1 और 2 है। बस 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 हम हट गए, पढ़ेंगे, आप आंसर देना शुरू करोगे इन द लाइव चैट। स्टेटमेंट, the recent rise in the number of electric vehicles on the road, ठीक है, has led to a significant increase in demand for lithium, a key component in their batteries, ठीक है। सो भाई साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लिथियम की डिमांड बढ़ रही है। अजम्पशन, once again assumption is the thought process, assumption वो है which should lead to the statement, assumption has to be true for the statement to be true। बस 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 पढ़ेंगे। assumption number 1, the production of lithium can meet the increased demand, is this safe to assume? हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो भाई साहब बन रहे हैं, उसके लिए ना लिथियम की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब बैटरी, बैटरी मतलब लिथियम। कैन इज इट सेफ टू अज्यूम कि लिथियम जितना प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को मीट कर सकेगा, बिकॉज कैन मीट है, सो यू हैव टू थिंक। सेकेंड, लिथियम इज द ओनली, आहा कितना प्यारा वर्ड है, ये सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस होते हैं आरएफ टाइप्स। अगर मेरे पायनियर का कोई भी रॉकस्टार देख रहा है लाइव चैट पे इसी वक्त हैशटैग आरएफ लगाओ, आरएफ मतलब कि रेड फ्लैग, क्योंकि ये ऑप्शन है एक्सट्रीम। लिथियम इज द ओनली कंपोनेंट यूज्ड इन ईवी बैटरीज, क्या ये इसका अजम्पशन हो सकता है? क्या आप बोल सकते हो कि लिथियम a key component is the only component? खत्म, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आंसर दिखाओ फटाफट लाइव चैट में, बताओ इज इट ओनली 1, ओनली 2, बोथ और नीदर? मैं आपको फिर से सवाल दिखा रहा हूं, 5 सेकंड दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके सोचो एंड आंसर लिखो, देन अनपॉज करके डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1। 100% the answer is only answer option 1, ठीक है, ओनली आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 तो स्ट्रेट अवे निकल गया, क्योंकि अगर आपने बोला है कि लिथियम इज द की कंपोनेंट, उसका अजम्पशन ये नहीं हो सकता है कि लिथियम इज द ओनली कंपोनेंट। अच्छा, आपने बोला है कि ना जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है डिमांड फॉर लिथियम भी बढ़ रहा है, क्योंकि बैटरी बोले तो लिथियम, तो इसमें से आप डेफिनेटली ये ऑथर सोचेगा कि भाई साहब प्रोडक्शन ऑफ लिथियम भी
मतलब प्रोडक्शन ऑफ लिथियम भी बढ़ेगा, एंड हर एक गाड़ी मतलब लिथियम, तो वो मीट तो कर ही पाएगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। 100% ये आपके डीपीपी में से सवाल उठाया गया है। मैं चुनिंदा सवालों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आई एम टीचिंग यू द अप्रोच टू थिंक। तो ये पढ़ लेना, ये मैं रीड आउट नहीं करूंगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सवाल। कम ऑन, वी आर हैविंग टू मच फन। आंसर्स दिखना शुरू करो, प्लीज पार्टिसिपेट करो। सो फिर से स्टेटमेंट है, अजम्पशंस है, दिस शुड लीड टू दिस, 1 एंड 2 है। आपके आंसर चॉइसेस देख लीजिए, मार्क 1 इफ ओनली 1, मार्क 2 बी इफ ओनली 2 इज वैलिड, मार्क 3 इफ सी इफ बोथ आर वैलिड, मार्क डी इफ नाइदर इज वैलिड। ठीक है, पढ़ेंगे, चलिए। स्टेटमेंट, द स्कूल बोर्ड हैज डिसाइडेड to implement a new dress code policy for all students. So जो स्कूल है, ठीक है, आपका मेरा हमारा जो था सबसे फेवरेट, उनका ये टाइम पास करना था, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसने डिसाइड कर लिया है भाई साहब, टू इम्प्लीमेंट अ ब्रांड न्यू ड्रेस कोड पॉलिसी। assumptions, the current dress code policy is not sufficient। तो बार बार आपको कैसे सोचना है, is this leading to this, this has to be true for this to be true, and this has to be logical। so can the author assume, can you assume कि अभी का ड्रेस कोड पॉलिसी अच्छा नहीं है, काफी नहीं है, इसीलिए स्कूल बोर्ड ने नया ड्रेस कोड पॉलिसी निकाला है? अगर है तो ये वैलिड है, नहीं है तो नहीं वैलिड है। सेकंड, the new dress code policy will be enforced consistently for all students। consistently का मतलब होता है uniformly, ठीक है, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सारे बच्चों के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ बच्चे हाँ कुछ बच्चे ना, कुछ बच्चे हाँ कुछ बच्चे कर सकते हैं, कुछ बच्चे भाग सकते हैं। इज इट सेफ टू अज्यूम, ठीक है, ऑन दिस बेसिस कि ये थॉट प्रोसेस वैलिड है कि नहीं है। वंस अगेन आपको ऑप्शंस दिखा रहे हैं, ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ एंड डी नाइदर। जल्दी जल्दी लाइव चैट में स्पैम करो, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। प्लीज राइट डाउन द आंसर। 5 सेकेंड्स दे रहा हूं, सोच लो, पॉज कर लो, एंड देन आई विल शो यू द आंसर। 4 3 2 1। ठीक है, चलो, नॉट बैड है यू गाइस, 100%। इन दिस केस आंसर इज बोथ, आंसर इज बोथ, आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि बोथ आर वैलिड। हर चीज में ये याद रखना, आंसर एक्सप्लेनेशन तो दिया है जो आप डीपीपी के पीडीएफ में से 100% पढ़ोगे, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। अभी कॉमन सेंस लगाओ यार, ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। दैट इज, पहली बात तो अगर कभी भी कोई पॉलिसी आती है, याद रखना, ठीक है, पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट, पॉलिसी फ्रॉम अथॉरिटी, एनी सॉर्ट ऑफ नोटिस, द फैक्ट के करंट पॉलिसी इज इनएडिक्वेट, करंट पॉलिसी में कोई तो फॉल्स है, हमेशा वैलिड होगा, हमेशा। वरना आप नया क्यों निकाल रहे हो, टाइम पास के लिए निकाल रहे हो? नहीं। सो द करंट पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, करंट पॉलिसी इज नॉट इनफ, करंट पॉलिसी इज फॉल्टी, गुड इनफ है, हमेशा। ये लॉजिकल है, इसको याद रख लो। एंड सेकेंड, 100% आप ये अज्यूम करोगे कि इट विल, भले ही विल बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्सट्रीम है। आप सोच रहे होगे सर ये तो रेड फ्लैग है। नहीं ना बबुआ, रेड फ्लैग मतलब कि रेड फ्लैग डजंट मीन रिजेक्ट, रेड फ्लैग मतलब कि रेड फ्लैग है। सो उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी पॉलिसी आएगा, इट विल बी एनफोर्स्ड, इट विल बी फॉलोड, इट विल बी ओबेड। दिस इज अ सेफ थॉट प्रोसेस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, विल इट एक्चुअली बी फॉलोड? सर व्हाट इफ आई डोंट फॉलो? वो बात की बात है, बी के बी, वो आउटकम में मत जाओ। लेकिन ये सोच तो सकते हैं ना कि बोला है तो करेंगे, वरना बोलोगे क्यों? सो नोटिस विल बी ओबेड, पॉलिसी विल बी फॉलोड, इट विल बी एनफोर्स्ड, इट विल बी यूनिफॉर्म। ये सब वैलिड अजम्पशंस है, ठीक है। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। मैंने आपको डिटेल्ड पीडीएफ, जो बच्चों को मेरा अगर बोलना समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज रीड द सॉल्यूशन, 100% वन ऑफ द टू विल मेक सेंस टू यू, दैट्स माय प्रॉमिस। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर सर? अगले सवाल पे चलते हैं। चलो चलो भाई साहब, वो भी लंबा सवाल, बट टू मच फन है, टू मच फन है। लेट्स स्टार्ट। तो इसको रीड करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे, एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर। प्लीज स्टे विद मी, मैं स्क्रीन से हट गया, आपको स्पेस दे रहा हूं, पढ़ो। ड्यू टू विमेन्स लो स्टेटस, सो विमेन कीवर्ड है, low status in a male dominated society,
द हेरिटेज ऑफ विमेन्स राइटिंग हैज बीन लार्जली ओवरलुक्ड। ठीक है, मतलब कि विमेन लोग ना लिखते बड़ा कम है। चलो, there are still many areas of literature where men write the vast majority, मतलब women authors काफी कम है, which is very sad। ठीक है, it is no longer possible to be guided by the gender roles relevant in the past, अभी हमें हटना चाहिए। ठीक है, according to which women perform the auxiliary, आहा, ठीक है। अभी ऑक्सिलरी वर्ड आपको नहीं आता है, आपको खाली इतना समझना है कि ये वर्ड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। विमेन परफॉर्म द ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ द केयर प्रोवाइडर्स, सो यहां पे दिस वर्ड इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि विमेन का काम था खाली भाई साहब बच्चे पालना, घर संभालना। ठीक है, एंड ऑक्सिलरी मतलब सेकेंडरी। ठीक है, चलिए। The dominant cultural gaze has been established as the universal male gaze. ठीक है, since males have historically been artists, authors, filmmakers and active agents behind arts canon, मतलब आर्ट को लेके ना मेल लोग नहीं सब कुछ किया। However, the assumption, इसमें ही assumption दिया that the male यूनिवर्सल कैन नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड। तो यहां पे जो थॉट प्रोसेस है कि भाई साहब आदमी ही सब कुछ है, आदमी सब कुछ कर सकता है, गलत है। रीडर्स एंड द वर्ल्ड एज अ होल need a woman's gaze with its keen observation, attention to everyday trifles, मस्त वर्ड है ये। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता है, इतना सोचो एवरीडे के साथ यूज हो रहा है। एवरीडे मतलब रोजमर्रा, एवरीडे हर दिन। तो ट्राइफल्स मतलब छोटे 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 काम। ठीक है, detachment from political passions, but at the same time sensitivity to the severe problems of private life. So women not only can give बड़े बड़े चीजों पे but छोटी चीजों पे भी व्यू पॉइंट, क्योंकि वो घर संभालते हैं। ठीक है, the existence of only one masculine gaze narrows the opportunities। ठीक है, तो ये नेगेटिव है। For self realization for women, they are forced to adopt the dominant male position, so sad ना। तो women लोग को भी men लोग की बात माननी पड़ती है, even though it may differ from the feminine one। तो सुनो, आपने ये पैसेज पढ़ लिया, अभी यार इसको समराइज करना सीखो, इसका पॉइंट ऑफ व्यू करना सीखो। तो अमित सर इज नाउ स्विचिंग टू हाईलाइटर टेक्निक। ये मेरा वर्ल्ड फेमस टेक्निक है, सुन लो। हाईलाइटर टेक्निक में ना हम लोग खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट करके उसका समरी बनाएंगे। ठीक है, सो विमेन का लो स्टेटस है। ठीक है, एंड विमेन्स राइटिंग हैज बीन ओवरलुक्ड। ठीक है, चलो, एंड नो लॉन्गर। ठीक है, हम लोग अभी चेंज करना चाहते हैं, विमेन का ऑक्सिलरी फंक्शन के रोल को हम लोगों ने चैलेंज किया है। ये यूनिवर्सल मेल गेज को गलत है। ठीक है, एंड बेसिकली ना मेल व्यू इज यूनिवर्सल इज रॉन्ग, कि बस भाई आदमी ही सब कुछ कर सकता है। ठीक है, विमेन्स गेज इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। सो कीन ऑब्जर्वेशन है, अटेंशन टू डिटेल है, डिटैचमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल है, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइवेट लाइफ भी है। ठीक है, सो बेसिकली अभी मेल गेज जो है वो नैरो हो जाता है, एंड फेमिनिस्ट वन का गेज भी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व, आपको सारे वो खचर खचर नजर नहीं आएंगे, हाईलाइटिंग नजर आएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाईलाइटिंग। चलो, अभी ऑप्शंस देखेंगे। स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स अगर आपको आंसर मिल गया, वरना मैं आपको टाइम दूंगा सोचने का। वेयर व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज अबाउट द करंट स्टेट ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो क्या हो सकता है कंक्लूजन, सारांश, नॉट अजम्पशन। लिटरेचर इज डोमिनेटेड बाय विमेन्स राइटिंग एंड पर्सपेक्टिव्स है। ये आ रहा है क्या मैसेज में से? आ रहा है तो लिखो आंसर ऑप्शन है बी। जेंडर रोल्स इन लिटरेचर आर नो लॉन्गर रेलेवेंट। भाई साहब, क्या ये आप डेफिनेटिवली कंक्लूड कर सकते हो कि अभी के लिटरेचर में तो फर्क नहीं पड़ता है, औरत हो या मर्द हो, सब सेम बात है? सोचो। सी, the majority of literature is written by men and the dominant cultural gaze is the universal male gaze. Can this or is this coming out from the passage? Definitively, विदाउट एनी डाउट। आपको भी अग्री करना है, मेरे को भी अग्री करना है। अगर है तो सी लिखो, या तो डी, द अजम्पशन दैट द मेल व्यू इन लिटरेचर इज यूनिवर्सल इज वैलिड। अच्छा तो है, ऐसा ही होना चाहिए। इज दिस कमिंग आउट? तो अभी आपके सामने चार ऑप्शंस है, मैं आपको फिर से पैसेज दिखा रहा हूं, मैं पॉज कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, मैं आपको 5 सेकेंड दे रहा हूं सोचने का। 5 4 3 2 1 एंड पीपल, चार ऑप्शंस फिर से लिखो। Everybody start spamming the answer. Is it A और B और C और D? Definitively passage में से क्या आ रहा है लिखो। ठीक है, 5 more seconds. 5 4 3 2 1 and people time is up. 100%। ये तो
उल्टा है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है तो गलत है, ठीक है। मेल व्यू इज वैलिड, ये उल्टा है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है, इनवैलिड है, ए और डी निकल गया। जेंडर रोल्स आर नो लॉन्गर रेलेवेंट इज नॉट कमिंग आउट, ठीक है। नाउ जेंडर रोल्स आर नो लॉन्गर वैलिड ना, इधर भी आ रहा है, हाँ। इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू बी गाइडेड बाय द जेंडर रोल्स, इट इज नॉट पॉसिबल, वर्ड आ रहा है, हलो 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 हलो, पॉसिबल वर्ड, ठीक है। इन द पास्ट अकॉर्डिंग टू विच वुमेन परफॉर्म द ऑक्सिलरी फंक्शन, तो ये जेंडर रोल्स का पार्ट यहां पे आ रहा है, ठीक है। इससे यू कैन नॉट मेक द कंक्लूजन कि जेंडर रोल्स आर नो लॉन्गर वैलिड, रॉन्ग। बचा एक आंसर ऑप्शन, आंसर ऑप्शन इज सी, जो क्लियर कट दिया है, ठीक है, क्लियर कट दिया है, फुल एक्सप्लेनेशन इज गिवन, ठीक है। सो दैट इज वंस अगेन मेजॉरिटी इज बाय मेन, एंड यार ये यूनिवर्सल मेल गेज है, पूरा का पूरा अमित सर के हाईलाइटेड में दिया है, दिया है। यू हैव टू जस्ट लोकेट इट, आई प्रॉमिस यू, इट इज दैट सिंपल, ठीक है। चलो चलो अगला सवाल गाइस, अगेन द रीजन व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस इज फॉर यू टू गेट कॉन्फिडेंस। एक और लंबा सवाल है, फन सवाल है, डरना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे एंड उसके बाद ऑप्शंस को देख के आंसर लिखेंगे, कम ऑन हो जाए, चलो पढ़ेंगे। Dishwashers play an important role in the lives of many families. Dishwasher भाई साहब help, अब क्या क्या बहुत easy है, save time on cleaning after meals and cooking. Families can thus spend more time together rather than polishing plates with a sponge at the kitchen sink. At the same time, these instruments are notoriously difficult to clean. तो positives भी है, negatives भी है. The advertisement in question, so कोई तो एक ad की बात हो रही है, features Finish and Jar का dishwasher tablets. Though short and seemingly inoffensive, it reinforces gender stereotypes in several demeaning ways. अभी देख लो वापस से, ये वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि डीई से शुरू हो रहा है, मतलब कि गिराना, ठीक है। फर्स्ट, अभी वापस से फर्स्ट मतलब के रीजंस भी बता रहा है। द एडवर्टाइजमेंट शोज टू वुमेन हैंडिंग द डिशवॉशर, ठीक है। देयर आर नो मेन प्रेजेंट, द एब्सेंस ऑफ मेन एनफोर्सेस कि वुमेन ही किचन में रहेंगे भाई साहब। कॉन्वर्सली, द implied message is that men should leave taking care of the house to women and pursue their ambitions and careers instead. तो मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव। It is further magnified by presenting one of the women as silly and incapable of washing or operating a dishwasher, implying low intelligence. मतलब कि भाई साहब दो चीजें गलत दिखाई है, पहले तो विमेन लोग को किचन में दिखाया कि हाँ तू ही कर, तू उसी के लायक है, एंड सेकंड ये भी दिखाया कि विमेन लोग को अक्कर क्या है, उसको आता भी नहीं है, सो सैड, ठीक है। टू फर्दर सीमेंट द मैसेज above, the suggestion is thus टॉक्सिक टू विमेन एंड इज स्प्रेडिंग अ मैसेज अनएक्सेप्टेबल। तो फाइनली आपको कंक्लूजन भी दिया है, अभी सुनो। अमित सर का हाइलाइटर टेक्निक यूज करेंगे भाई साहब, हमने हमारा ब्रह्मास्त्र हाइलाइटर। चलो, सो डिश वॉशर अच्छे हैं, ठीक है, बिकॉज दे हेल्प इन कुकिंग और क्लीनिंग, एंड यहां पे टाइम सेव होता है। अभी एक एड आई है और एड बड़ी गलत है, बड़ी ऑफेंसिव है। क्यों भाई साहब? क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप को ये री करता है, मतलब कि जेंडर को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, ठीक है। सो पहले है कि खाली विमेन है, ठीक है, उन्हीं को काम करना चाहिए, एंड सेकंड ये भी है कि विमेन आर सिली एंड इनकेपेबल, दस इट इज टॉक्सिक टू विमेन। देख लो मैं हट गया, अभी आपको खाली हाईलाइटेड पार्ट ही नजर को आपको ध्यान देना है। ऑप्शंस, लेट्स इवैल्यूएट एंड इमीडिएटली फाइंड द आंसर। What can be concluded from the passage above the advertisement featuring Finish and Jar? The advertisement reinforces gender stereotypes in several demeaning ways. देख लो, दिया हुआ है क्या, हाईलाइट किया हुआ है क्या, ठीक है। आपको ये दिखाना है कि कैन बी कंक्लूडेड, अच्छा लग रहा है। सेकंड, द एडवर्टाइजमेंट इज नॉट ऑफेंसिव एंड डज नॉट रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप। यार एक एक बोल रहा है, दूसरा ऑपोजिट बोल रहा है, तो ए और बी में से 100% एक आंसर तो होना ही चाहिए। आप बताओ। सी, men are present in the ad and not just women, तो क्या ये चीज कैन यू कंक्लूड comfortably and confidently? देख लो। D, the advertisement is not toxic to women and is not spreading an unacceptable message in the 21st century. यार मैं आपको पैसेज दिखा रहा हूं, इमीडिएटली ए और बी और सी और डी फुल स्पीड में, फुल जोश में कंक्लूड करके बताओ। 5 seconds ओनली, 5 4 3 2
वन एंड पीपल 100% भर भर के आंसर एक ही आ रहा है, ठीक है। सो नॉट ऑफेंसिव तो निकल गया, ये गलत है। एडवर्टीजमेंट नॉट टॉक्सिक, ये निकल गया, ये गलत है। मेन आर प्रेजेंट, आई एम सॉरी, ये आप डेफिनेटिवली बोल ही नहीं सकते हो क्योंकि विमेन आर प्रेजेंट। बचा एक आंसर, आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। वो भी दिया हुआ है, अमित सर के हाईलाइटेड पार्ट पे मौजूद है, दिस पार्ट। सो वंस अगेन, डरना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, डोंट फील स्कैर्ड, एम्ब्रेस ऑल द पैसेजेस, दे आर फन यार। चलो लास्ट सवाल है, छोटा सा सवाल है, ये मिसलेनियस टाइप्स का है, एंड देन वी विल गेट डन। पढ़ेंगे इसको, मजा आएगा। इन एन एक्सपेरिमेंट 10 पीपल वर आस्क्ड टू टेस्ट सैंपल्स ऑफ कॉफी एंड रैंक देम, ठीक है। 10 लोगों को कॉफी पिलाई, 5 were given chocolate with the coffee. Yum, yum, yum. ठीक है, and this group reported that all the coffee samples tasted pretty much the same. ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 others tasted coffee only, no chocolate, and they were able to detect differences. ठीक है, सो 5 लोगों ने चॉकलेट विद कॉफी पिया, उनको लगा सेम ही तो है। 5 लोगों ने खाली कॉफी पिया, उन्होंने डिफरेंस बताए, कॉफी 1, कॉफी 2, कॉफी 3 में अलग अलग अलग। सो कंक्लूजन क्लियरली, चॉकलेट इंटरफियर्स विद वंस एबिलिटी टू टेस्ट कॉफी। मतलब कि चॉकलेट में कुछ तो गड़बड़ है, चॉकलेट अगर खा लिया ना तो कॉफी का टेस्ट बता ही नहीं पाओगे। बस ऑप्शंस, क्या बढ़िया है। अभी देखो, अभी आपको इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट अंडरमाइंस द कंक्लूजन। पहले ये क्वेश्चन को समझो, ठीक है। अंडरमाइंस द कंक्लूजन मतलब कि आपका कंक्लूजन क्या है, चॉकलेट इंटरफियर्स विद योर एबिलिटी टू टेस्ट कॉफी। तो मतलब कि अगर चॉकलेट है तो आपका टेस्ट जो है वो इंटरफियर हो जाएगा, नॉट इक्वल है। आपको इस कंक्लूजन को करना है अटैक। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे चॉकलेट के होने या ना होने से आपके टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस, अंडरस्टूड। लेट्स इवैल्यूएट। The 10 people were randomly assigned to either the group that tasted only coffee or the group that was also given chocolate. Although some people had asked in the group that received chocolate. कुछ भी नहीं समझा सर, ये क्या बोल रहे हो पटर पटर, ठीक है। वंस अगेन यार, ये ऑप्शन को इवैल्यूएट करो इस लाइट में। इज इट अटैकिंग चॉकलेट और टेस्टिंग का कोई भी चीज? नो। यहां पे आपका खाली ग्रुप का असाइनमेंट की बात हो रही है कि ये ग्रुप में डाल रहे हो कि वो ग्रुप में डाल रहे हो। हटाओ इस आंसर ऑप्शन को, खत्म कहानी। नेक्स्ट, सम सब्जेक्ट्स हु टेस्टेड जस्ट कॉफी, ठीक है, रिपोर्टेड ओनली सटल डिफरेंसेस। सटल मतलब के स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन द कॉफी, व्हाइल अदर्स थॉट द डिफरेंसेस वर कंसिडरेबल। अभी ये इंटरेस्टिंग है, यहां पे आप बोल रहे हो कि कॉफी पीने वाले में भी जो थे ना, उन्होंने, कुछ लोगों ने बोला कि फर्क है, कुछ लोगों ने बोला फर्क ही नहीं है। वंस अगेन, इस पूरे ऑप्शन में कहीं पे भी आपका कंक्लूजन आ रहा है क्या, चॉकलेट या तो टेस्ट आ रहा है क्या? नहीं। हटाओ। तो अमित सर का अप्रोच ध्यान दीजिए यू गाइस, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है एंड उसके बेसिस पे आंसर करो, योर लाइव्स विल बी सॉर्टेड, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। थर्ड ऑप्शन, chocolate is normally consumed as a solid whereas coffee is consumed as a liquid। चलो, इसमें चॉकलेट तो आया, लेकिन has anything come about the taste? एंड इससे फर्क पड़ता है कि चॉकलेट और कॉफी का स्टेट क्या है भाई साहब, लिक्विड, सॉलिड या कुछ भी है? नहीं। हटाओ। अरे सर, सब हटा दोगे तो क्या हट जाएगा, हम ही हट जाए क्या? एक ही तो बचता है। और पढ़ते हैं। The 5 people who were originally given chocolate were asked a week later to taste coffee samples without chocolate, and they still detected no differences between the coffee samples। आपके लास्ट आंसर ऑप्शन में चॉकलेट भी आया है, टेस्ट भी आया है। आपका ये इस चीज को चैलेंज भी करा है कि चॉकलेट या नो चॉकलेट टेस्ट में फर्क पड़ा ही नहीं है। आंसर ऑप्शन डी इज परफेक्ट, क्योंकि वंस अगेन आपको अंडरमाइन द कंक्लूजन करना है। अंडरमाइन द कंक्लूजन मतलब वो एक ऑप्शन जो ये चीज को चैलेंज करे कि चॉकलेट हो या ना हो, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल यू गाइस। आंसर ऑप्शन डी कंप्लीटली स्टेट्स दैट कि ना 5 पीपल जिसको पहले चॉकलेट दिया था, एक हफ्ते बाद उनको विदाउट चॉकलेट दिया तो भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। मतलब कि क्या, चॉकलेट हो या ना हो,
की फर्क पैंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वंस अगेन यू गाइस, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड अमित सर का आंसर एक्सप्लेनेशन, आपको मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वन ऑफ द टू शुड मेक सेंस। ये मेरा हम्बल 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 रिक्वेस्ट है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? ऑसम डीपीपीज आएंगे। इस डीपीपीज का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आप सारे के सारे वो सॉल्व करोगे। बेटा आपको कोई भी डाउट्स आता है, 100% यू आर फ्री टू आस्क मी ऑन टेलीग्राम। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कनेक्ट करो डेफिनेटली एट @the_Amit_Rohra। आई एम अवेलेबल। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, सारे डाउट्स को कलेक्ट करके स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें सॉल्व करेंगे एंड मस्ती करेंगे। अगर नहीं समझ आया, वीडियो को एक बार फिर से देखो, 100% समझेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लव यू गाइस फॉर बीइंग हियर एंड आई लव बीइंग हियर। अगले बार से पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं, कैट की पैरा जंबल्स, पैरा समरी एंड कैट के मुद्दों पे जा रहे हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली जुड़ जाना। प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, प्लीज कीप इन टच। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।